हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और इसमें आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है और उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और फिर ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दहन और ज्वाला के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे दहन क्या होता है, यानी व्हाट इज कंब्यूजन, और फिर हम जानेंगे कि ज्वाला क्या होता है, यानी व्हाट इज फ्लेम, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले दहन की अगर बात किया जाए तो देखिए, दहन के बारे में हम आपको जो बेसिक चीज़ें हैं इसको समझाते हैं और ध्यान से समझिए, बड़ा आसान चीज़ है। तो देखिए, दहन के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली चीज कि जब किसी वस्तु को जलाया जाता है ना, जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लाइन लिखे है, इसको समझिए फिर से। जनरली दहन का मतलब होता है किसी वस्तु को जलाना, और जब भी हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो वस्तु को जलाने से पर्याप्त मात्रा में हीट उत्पन्न होता है। ऊष्मा का मतलब हीट, यानी उससे गर्मी उत्पन्न होता है, और साथ ही साथ प्रकाश, यानी उससे लाइट भी उत्पन्न होता है, लाइट भी क्रिएट होता है। तो हम कहेंगे कि जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को दहन कहते हैं, और ये जो क्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं, और अब हम आपको बता दें कि दहन जो होता है ना, दहन यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दहन क्या भाई, तो दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए, यहाँ पे एक चीज आपको हम समझाएंगे कि जैसे कोई भी जब चेंजेस होता है, कोई भी परिवर्तन होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। आप उसको रिएक्शन के फॉर्म में भी कह सकते हैं, भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब एक वस्तु चेंज होकर, एक वस्तु बदल कर दूसरे वस्तु में कन्वर्ट हो गई, और फिर उस दूसरे वस्तु को अगर हम पहले वाले वस्तु के रूप में, यानी पहले जैसा था उसकी मूल रूप में अगर फिर से हम कन्वर्ट कर पाएंगे, तब हम कहेंगे कि भाई ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वस्तु को पुनः उसके मूल अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन एक वस्तु जो मतलब परिवर्तन के बाद दूसरे वस्तु में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फिर से उसको पहले वाला रूप हम नहीं दे पाएंगे, तब उसको हम कहेंगे कि भाई ये रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, जब किसी वस्तु को जलाएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई कागज वगैरह है, कोई लकड़ी, उसको जला दिया, राख बन गया, तो फिर अगर हम चाहेंगे कि उस राख से या धुआं जो बन गया उससे फिर से वो कागज या लकड़ी बना दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए दहन क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसके बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दहन के लिए आवश्यक शर्त। दहन के लिए कौन कौन से कंडीशंस जो है आवश्यक है, कौन कौन से शर्तों का होना आवश्यक है, यानी किसी वस्तु को अगर आप जलाना चाहते हो तो उसके लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है, दहन के लिए कौन कौन सा आवश्यक शर्त है, इन्हीं बात को हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आवश्यक है दहन के लिए, वो है दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ को अगर आप चाहें तो ज्वलनशील पदार्थ भी कह सकते हैं, इसको अगर आप चाहें तो दाह्य पदार्थ भी कह सकते हैं, इसको आप दाह्य पदार्थ भी कह सकते हैं। तो इसका तीन नाम है, इसको दहनशील कहिए, ज्वलनशील कहिए, या दाह्य पदार्थ कहिए। तो देखिए, ज्वलनशील या दहनशील पदार्थ की उपस्थिति सबसे पहले होना चाहिए। अब आपको हम बता दें कि कोई भी अगर जलाने के पर्पज से देखा जाए तो पदार्थ को हम दो भाग में बांट सकते हैं, जिसमें एक होता है दहनशील पदार्थ और एक होता है अदहनशील पदार्थ। जैसे मान लीजिए, दहनशील पदार्थ में अगर हम देखें तो कागज को अगर हम जलाएंगे तो आसानी से जल जाएगा। अगर मान लीजिए कि सूखी हुई लकड़ी है, अगर इसको आप जलाएंगे तो आसानी से जल जाएगा। कोयला है, जलाएंगे आसानी से जल जाएगा। पेट्रोलियम है, जलाएंगे इसको भी आसानी से जल जाएगा। तो ये सारे चीज ऐसे पदार्थ के उदाहरण है जिसको, जैसे मान लीजिए कि प्राकृतिक गैस है, सीएनजी या एलपीजी वगैरह,
ठीक है। तो इसको अब जब जलाएंगे तो ये भी आसानी से जल जाएगा। तो चूंकि ये सारे ऐसे पदार्थ के उदाहरण हैं जिसको जलाने पर आसानी से जल जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं दहनशील पदार्थ। और इसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अदहनशील पदार्थ, मतलब वैसे पदार्थ जिसको हम जला नहीं पाएंगे, जिसको जलाना मतलब जो आसानी से नहीं जल पाता है। जैसे मान लीजिए कि हम बात करेंगे मिट्टी का, मिट्टी को हम नहीं जला पाते हैं। हम बात करेंगे कांच का, इसको भी हम नहीं जला पाते हैं। या फिर पानी को भी, पानी में भी आग नहीं लगता है। भले ही बॉलीवुड में एक्ट्रेस वगैरह सब गाना गाते हैं कि पानी में आग लगा दूं, लेकिन वो उससे उसका रियलिटी से कोनो संबंध नहीं है, पानी में आग नहीं लगेगा। यानी ये भी अदहनशील पदार्थ हुआ, ऐसा समझ में। तो ये सारे अदहनशील पदार्थ के उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि हरी लकड़ियाँ है, तो इसको भी हम नहीं जला पाएंगे, तो इसलिए ये भी क्या है, अदहनशील पदार्थ का उदाहरण है। तो देखिए, अगर किसी वस्तु को आप जलाना चाह रहे हैं, अगर दहन की क्रिया आप करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए तो भाई चाहिए दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ। अगर ये उपस्थित रहेगा तो ही दहन की प्रक्रिया संभव है। अगर दहनशील पदार्थ नहीं है, अदहनशील पदार्थ है, तो फिर दहन की प्रक्रिया संभव नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। और दूसरा इसका आवश्यक शर्त है ज्वलन ताप की प्राप्ति, और इसको समझना पड़ेगा बढ़िया ढंग से। ज्वलन ताप की प्राप्ति ये क्या है भाई? तो देखिए, ज्वलन ताप की प्राप्ति की अगर बात करें हम, तो ज्वलन ताप सबसे पहले क्या होता है? तो देखिए, वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम टेम्परेचर, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है, जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर देता है, उसी तापमान को हम ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम्पल से हम समझाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा। हम आपको बताएं कि वह न्यूनतम तापमान मतलब मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे, उसको हम ज्वलन ताप कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक कोई वस्तु अपने ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक वो जलना शुरू नहीं करेगा। मतलब उस न्यूनतम तापमान को प्राप्त करने के बाद ही कोई वस्तु जलना शुरू करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं, अगर एक कागज है हमारे हाथ में और उस कागज को अगर माचिस का तिली जलाकर कागज में सटा दे तो कागज तुरंत जलना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं अगर हमारे हाथ में कोई लकड़ी है और माचिस का तिली जलाकर उस लकड़ी में सटाएं तो वह उतना जल्दी जलना शुरू नहीं करता है जितना जल्दी कागज जलने लगा। इसका कारण यह है कि कागज का जो ज्वलन ताप है वह लकड़ी के ज्वलन ताप से बहुत कम होता है, ठीक है। जिसके चलते जैसे ही माचिस का तिली आप उसमें जलाकर सटाते हैं ना, तो कागज का ज्वलन ताप कम होने के कारण उस असुर अपना ज्वलन ताप जल्दी प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण वो जल्दी जलना शुरू कर देता है। लेकिन लकड़ी का जो ज्वलन ताप है वो कागज के ज्वलन ताप से अधिक है, जिसके चलते उसको अपने ज्वलन ताप तक पहुंचने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। और यही कारण है कि लकड़ी थोड़ा थोड़ा देरी से जलना शुरू करता है। अब मान लीजिए कि लकड़ी में माचिस का तिली सटाया फिर खींच लिए तुरंत, तो फिर वो जलेगा नहीं, क्योंकि वो अभी अपने ज्वलन ताप को प्राप्त किया ही नहीं था जब तक आप माचिस हटा ली हो, माचिस की तिली जलती हुई, तो इसलिए वो जलेगा नहीं। तब तक नहीं जलेगा कोई पदार्थ जब तक अपने ज्वलन ताप को प्राप्त न कर ले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा है पोषक तत्व की उपलब्धता, यानी दहन के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्व की उपलब्धता ये भी आवश्यक चीज है। तो आपको हम बता दें कि दहन के लिए पोषक तत्व बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ये भी दहन का पोषक तत्व है। नाइट्रोजन, ये भी दहन का पोषक तत्व है। क्लोरीन, ये भी दहन का पोषक तत्व है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, ये दहन का सबसे अच्छा पोषक तत्व माना जाता है। ऑक्सीजन दहन का सबसे अच्छा पोषक तत्व है। यानी ऑक्सीजन अगर उपलब्ध है तो ऑक्सीजन की उपलब्धता में किसी वस्तु को आसानी से और अच्छे ढंग से जलाया जा सकता है। हालांकि जलने के लिए कोई वस्तु नाइट्रोजन और क्लोरीन की उपस्थिति में भी जल सकता है, लेकिन सबसे अच्छा पोषक तत्व ऑक्सीजन को ही माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी वस्तु को जलाना संभव है। यानी अगर ऑक्सीजन नहीं है तो किसी वस्तु को हम नहीं जला पाएंगे। कोई वस्तु तब तक ही जलता है जब तक उसको ऑक्सीजन मिलते रहता है। जैसे ही ऑक्सीजन का मिलना बंद होता है वो वस्तु जलना भी बंद कर देता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम एक मोमबत्ती बना दिए। मान लीजिए कि ये कोई मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती जो है जल रहा है। ये मोमबत्ती जल रहा है तो ये तब तक जलेगा जब तक इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? तो हवा
जो बह रही है, हवा हमेशा वायुमंडल में रहती है और हवा में ऑक्सीजन भी विद्यमान है, तो ऑक्सीजन इसको लगातार मिल रहा है, तो ये मोमबत्ती जलते जा रहा है, जलते जा रहा है। लेकिन अगर कुछ समय के लिए मान लीजिए कि इसको हम क्या कर दे, कांच का एक गिलास लाए और कांच के एक गिलास से इसको हम ढक दे, कांच के एक गिलास से इस मोमबत्ती को ढक दे, तो इसका परिणाम क्या होगा, बाहर से तो कांच का गिलास है तो हमें दिखेगा ही कि भाई ये जल रहा है कि बुझ गया। तो जैसे ही कांच के गिलास से ढकेंगे और देखेंगे तो ये 1-2 सेकंड भी नहीं लगेगा, मोमबत्ती बुझ जाएगा। इसलिए बुझ गया क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया। तो जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होगा, मोमबत्ती बुझ जाता है। यानी जलने के लिए पोषक तत्वों का होना आवश्यक है, मेनली ऑक्सीजन का होना ज्यादा जरूरी है, तभी तक कोई वस्तु जलेगा जब तक उसको ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। तो ये दहन के लिए 3 आवश्यक शर्त हुआ, ये तीनों उपस्थित होगा तो ही दहन का प्रक्रिया संभव है। अगर तीनों में से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो कोई वस्तु नहीं जल पाएगा, यानी दहन की क्रिया जो है ये नहीं हो पाएगा। अब आइए हम आपको समझाते हैं आग पर नियंत्रण कैसे पाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लीजिए कि कहीं आग लग गया, तो चूंकि ये दहन से ही रिलेटेड है, यानी उसमें भी वस्तुएं जलती है आग लगने में, तो फिर हम क्या करेंगे आग पर नियंत्रण पाने के लिए। तो देखिए ये टेक्निकली आपको सीखना है। आप वो पढ़ रहे हैं 10 क्लास में, आप सीनियर क्लासेस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आग लगेगा तो आग को बुझाने के लिए, आग पर नियंत्रण पाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि चलिए आग को बुझाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। 1 नंबर पानी फेंकेंगे, 2 नंबर बालू फेंकेंगे, 3 नंबर माटी फेंकेंगे। टेक्निकली उसका जवाब जो है हमको देना होगा। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है कि आग पर अगर आपको नियंत्रण पाना है तो उसके लिए सोचिए क्या करना होगा। हमें करना क्या पड़ेगा कि भाई अभी हम आपको बताएं कि ये तीनों चीज अगर उपस्थित है तभी कोई वस्तु जलेगा। अगर इस तीनों में से किसी एक को भी हटा दिया जाए तो कोई वस्तु जलना बंद कर देगा, यानी जलेगा ही नहीं। तो भाई हमको आग बुझाना है, इसका मतलब क्या, आग पर नियंत्रण पाना है, इसका मतलब क्या कि वस्तुओं को जलने से रोक देना है। तो अगर वस्तुओं को जलने से रोकना है तो फिर ये तीनों में से कोई एक हटा दीजिए, ये तीनों में से कोई भी एक हटा दीजिए, अपने आप आग पर नियंत्रण पा लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले उपाय आप क्या कीजिएगा कि सोचिए कि आग लगा है और वस्तु जो है जलते जा रहा है, जलते जा रहा है, क्योंकि जितना सारा दहनशील पदार्थ एक दूसरे के संपर्क में है, जितने सारा जलने वाला पदार्थ है ना एक दूसरे के संपर्क में, जिसके चलते जलते जा रहा है, जलते जा रहा है और आग का फैलाव बढ़ते जा रहा है। लेकिन हम क्या कर दें कि जहां आग जिस दिशा में, यानी जिस डायरेक्शन में आग फैल रहा है, उस डायरेक्शन से हम क्या कर दे, दहनशील पदार्थ को ही हटा दे। तो दहनशील पदार्थ हट गया तो ना दहनशील पदार्थ रहेगा ना वस्तु जलेगा। अरे समझ में, दहनशील पदार्थ को ही जब हटा दिए तो फिर दहन की प्रक्रिया होगी ही नहीं। तो पहला उपाय है दहनशील पदार्थ को हटा देना। ठीक है, जनरली जानते हैं जहां घनी वस्तियां होती है ना, मतलब बहुत सटा सटा मकान वगैरह, वहां पे बड़ा खतरा रहता है, मतलब ज्यादा आग से क्षति होने का। जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक घर है, इस घर में आग लगा, इस घर में आग लगा, तो ये घर कम, मैसेज बॉक्स से ज्यादा लग रहा है। एनीवेज इस घर में आग लगा, अब क्या होगा कि इस घर के कांटेक्ट में बगल में ही एक दूसरा घर है, बगल में ही एक दूसरा घर है, इसके इस साइड में एक दूसरा घर है और ये सब दहनशील पदार्थ से बना हुआ है। अब क्या होगा, लकड़ी वगैरह से सब बना हुआ है। तो अगर हम क्या कर दें कि इस घर में आग लगा तो हमको पता है कि ये आग बहुत ज़्यादा जब फैल चुका है, इसका ज्वाला बहुत तेज है, तो ये कंट्रोल करने के लायक नहीं है। तो आप क्या करें कि यहाँ से थोड़ा सा दहनशील पदार्थ को हटा दे, यहाँ से दहनशील पदार्थ हट जाएगा ना, इससे होगा क्या कि आग का फैलाव बंद हो जाएगा, क्योंकि ये दहनशील पदार्थ था जो जल रहा था और इसके बाद जो दूसरा दहनशील पदार्थ था, अब इससे अगर यहाँ से इस दहनशील पदार्थ के संपर्क को हटा दे तो ये आग जो है यहीं तक सीमित रह जाएगा, यहाँ से इधर प्रवेश नहीं कर पाएगा। और ऐसा करके हम आग के लंबे दूर तक फैलाव को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी दहनशील पदार्थ को अगर आप हटाते हैं तो दहन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। दूसरी चीज, लेकिन जनरली इस नियम को, इस तरीके को लोग नहीं अपनाते हैं। दूसरा उपाय क्या है कि भाई ज्वलन ताप की प्राप्ति अगर हो गया है तो कोई वस्तु जलेगा, नहीं हुआ तो नहीं जलेगा। तो एक काम करते हैं ना कि जो ज्वलन ताप है वस्तु का, ज्वलन ताप को बढ़ा देते हैं, ज्वलन ताप को बढ़ा देना। तो जानते हैं क्या होगा, अगर हम ज्वलन ताप को बढ़ा देंगे तो ज्वलन ताप को बढ़ाने से क्या होगा कि
जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कागज है और कागज पे माचिस जैसे जला के कागज में सटाया, कागज जलना शुरू कर दिया। लेकिन उसी कागज को अगर पानी में भिंगा ले और तब उठाएं और तब माचिस का तिली जला के उसमें सटाएं तो उतना जल्दी जलेगा क्या जितना जल्दी सूखे हुए कागज जल गया? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी में भिगाने के बाद उस कागज का ज्वलन ताप बढ़ गया, जिसके चलते उसको अपने ज्वलन ताप को प्राप्त करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब तक ज्वलन ताप को प्राप्त नहीं करेगा तब तक जलेगा नहीं। तो अगर आप जैसा कहीं आग लगा है वहां पर अगर आप पानी फेंक रहे हैं, बालू फेंक रहे हैं, तो इससे होता क्या है कि वहां के जो भी ज्वलनशील पदार्थ होता है उसका ज्वलन ताप बढ़ जाता है, और ज्वलन ताप बढ़ जाएगा तो आग बुझ जाता है। क्योंकि भाई ज्वलन ताप को प्राप्त करेगा ही नहीं कोई वस्तु तो फिर वो जलेगा ही नहीं। तो ज्वलन ताप को बढ़ाकर, जिसमें ज्वलन ताप को बढ़ाने के लिए पानी या बालू वगैरह फेंक कर हम उसका ज्वलन ताप बढ़ाते हैं जनरली, और तो ज्वलन ताप को बढ़ाकर भी हम आग पर कंट्रोल पा सकते हैं। तीसरा चीज क्या करेंगे? तो तीसरी काम करेंगे अग्निशामक यंत्र का यूज करेंगे। अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना, और अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करके भी आग को आसानी से बुझाया जा सकता है। तो देखिए आपको हम एक बात बता दें, बहुत सारे छात्रों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि अग्निशामक यंत्र में पानी भरा हुआ आता है तो पानी का टैंक पूरा पानी छोड़ देता है, आग बुझ जाता है। ऐसा नहीं है। पानी जानते हैं पहले के जमाने में क्या होता था, जब अग्निशामक यंत्र नहीं था तो उस समय दमकल हुआ करता था, और दमकल में बड़ा बड़ा टैंक होता था जिसमें पानी भरा हुआ रहता था, और वो कहीं आग लगता था ना तो दमकल आता था, उसमें के टैंक से जो भी पानी होता था उसको प्रेशर के माध्यम से जल्दी जल्दी पानी डाला जाता था जिससे आग बुझता था। लेकिन जो आज के अग्निशामक यंत्र है वो काफी कारगर है जल्दी से आग बुझाने के लिए। क्योंकि जब वो अग्निशामक यंत्र आएगा ना तो अग्निशामक यंत्र में देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर यानी हाई प्रेशर पर अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा गया रहता है। ठीक है। अग्निशामक यंत्र भी बहुत सारे प्रकार का होता है। एक ऐसा अग्निशामक यंत्र होता है ना जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, देखिए एक ऐसा अग्निशामक यंत्र होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा गया रहता है, और साथ ही साथ मतलब एक अग्निशामक यंत्र ऐसा होता है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एक पात्र में रख दिया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसी अग्निशामक यंत्र में एक अलग पात्र में, एक अलग बर्तन में कोई भी अम्ल, कोई भी एसिड रख दिया जाता है, जनरली सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर इस दोनों पात्र के मुंह को खोला जाता है। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड और ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है, और आपस में रिएक्शन करने से, इसके रिएक्शन करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हो जाता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब अग्निशामक यंत्र से बाहर निकलता है, या फिर बहुत सारे अग्निशामक यंत्र ऐसे होते हैं जिसमें ये नहीं बल्कि डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही उच्च दाब पर भर दिया गया होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक यंत्र से बाहर निकलता है तो जिस क्षेत्र में आग लगा है ना उस क्षेत्र में चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल जाता है, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस चारों ओर फैलेगा वह ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है जिसके कारण आग बुझ जाता है। और आपको हम बता दें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक यंत्र से निकलता है ये दहन का अपोषक तत्व होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी यह किसी भी वस्तु के जलने का विरोध करता है, यानी जलने देता ही नहीं है, जलने को रोकता है, इसलिए इसको अपोषक तत्व कहते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर फैल जाने के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति अपने आप बंद हो जाती है और कोई वस्तु जलना बंद कर देता है। तो ये सबसे अच्छा उपाय है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैलाकर और अग्निशामक यंत्र के द्वारा और हम आग पर नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये उपाय रहा आग पर नियंत्रण पाने का। तो दहन के बारे में हम आपको बताएं कि दहन क्या होता है, फिर दहन के लिए आवश्यक शर्त कौन कौन है, और उसके बाद आग पर नियंत्रण पाने के लिए हम क्या करेंगे। अब आइए इसके बाद हम आपको समझाते हैं ज्वाला के बारे में। जनरली मोमबत्ती के ज्वाला के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसको कॉपी पे अच्छे ढंग से अगर समझे हैं तो सिस्टमेटिक इसको नोट कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं ज्वाला के बारे में। तो जब भी ज्वाला की बात आती है ना तो हमें समझना पड़ता है मोमबत्ती के ज्वाला को। ठीक है। तो हम जानेंगे कि मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है उसके बारे में जो खास चीज़ है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम समझाते हैं आपको मोमबत्ती का ज्वाला। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फ्लेम ऑफ कैंडल। अब देखिए इसमें होगा क्या कि
सबसे पहली चीज की जो मोमबत्ती का ज्वाला होता है, अच्छा ज्वाला का मतलब कोई भी वस्तु जब जलता है ना तो उसके ऊपर आग का जो फ्लेम बनता है, आग का जो लौ बनता है, उसी को हम ज्वाला कहते हैं। और मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है गजब बहुत अट्रैक्टिव होता है। मोमबत्ती का जो फ्लेम बनता है बहुत आकर्षक लगता है देखने में। तो चलिए हम आपको एक फिगर के माध्यम से समझाते हैं मोमबत्ती के ज्वाला को, और इसको अलग अलग भाग में बांटेंगे भी। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कोई मोमबत्ती बना देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये कोई मोमबत्ती हो गया, ये कोई मोमबत्ती हो गया, और यहाँ पे ऊपर हम क्या करें कि इसका यहाँ पे इसका बत्ती है, मोमबत्ती में जो बत्ती होता है ये है जो ऊपर दिखता है थोड़ा सा, लेकिन बत्ती तो अंदर तक रहता है लेकिन दिखता है केवल ऊपर वाला ही। और यहाँ आपको क्या करना है कि मोमबत्ती का फ्लेम बनाना है। मोमबत्ती का जो फ्लेम बनता है, इसका जो ज्वाला बनता है उसको हम बना लेते हैं। तो देखिए मोमबत्ती का जो फ्लेम बनता है ना उसको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। मोमबत्ती के ज्वाला को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया जा सकता है। तो इसको मोमबत्ती का जो ज्वाला है इसको हम 3 भागों में बांट लिए। थोड़ा सा मोमबत्ती को अट्रैक्टिव लगने के लिए अगर फिगर बना ही रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइन जैसे स्ट्रक्चर को आप अगर ड्रॉ कर देते हैं तो ये देखने में मोमबत्ती जो है और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। तो देखिए, हालांकि यहाँ पे सुंदर मोमबत्ती बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है कि वास्तव में इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो मोमबत्ती का ये जो ज्वाला है इसमें 3 पार्ट होता है, 3 भाग होता है। कौन कौन? इसका ये वाला हुआ सबसे बाहरी भाग, यानी ये सबसे बाहर वाला भाग है, बाहरी भाग। फिर इसके ये जो बीच वाला है इसको हम बोलेंगे मध्य भाग, और फिर जो सबसे अंदर होता है इसको बोलेंगे आंतरिक भाग। ठीक है, तो फिर मोमबत्ती के ज्वाला को 3 भाग में बांट दिए, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। और नीचे ये जो है मोम से बना हुआ मोमबत्ती हुआ, नीचे ये मोम से बना हुआ पदार्थ होता है जिसके अंदर बत्ती लगा होता है, इसलिए इसको हम मोमबत्ती कहते हैं। अब चलिए तीनों पार्ट के बारे में बारी बारी से हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं बाहरी भाग के बारे में। तो देखिए मोमबत्ती का जो बाहरी भाग होता है, सबसे पहली चीज़ कि बाहरी भाग में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है, यानी चूंकि मोमबत्ती का जो ज्वाला है, ठीक है, इसके सबसे बाहर वाले भाग में, इसका ज्वाला का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है वहाँ पे बाहर तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा ही, क्योंकि वो सबसे बाहर है। तो वहाँ ऑक्सीजन चूंकि पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसलिए इसके बाहरी भाग में मोम जो होता है ना उसका पूर्ण दहन होता है, यानी इसके बाहरी भाग में मोम का पूर्ण दहन होता है। ठीक है, वहाँ पे पूर्ण दहन की प्रोसेस होता है, और पूर्ण दहन होने के कारण इसका जो बाहरी भाग होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, यानी इसका बाहरी भाग सबसे अधिक गर्म भाग होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बता दें कि जो मोमबत्ती का जो बाहरी भाग होता है ना, इस बाहरी भाग में बाहरी भाग का जो कलर होता है वो नीले रंग का होता है। इसका बाहर वाला भाग किस रंग का होता है? नीला रंग का होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्य भाग का। तो देखिए मोमबत्ती के ज्वाला का जो मध्य भाग है वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन चूंकि थोड़ा सा अंदर हो जाता है इसलिए उतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, यानी यहाँ ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में मिलता है। ठीक है, जिसके चलते ऑक्सीजन जब कम मात्रा में मिलेगा तो यहाँ पे मोम का पूर्ण दहन नहीं होगा, बल्कि मोम का यहाँ आंशिक दहन होता है, यानी मोम का कुछ ही भाग जो है अच्छे तरीके से वो उसका दहन हो पाता है। साथ ही साथ इसका ये जो मध्य भाग है ना, ये बाहरी भाग के कंपैरिजन में, यानी बाहरी भाग के अपेक्षा अगर देखा जाए तो ये बाहरी भाग की अपेक्षा कम गर्म होता है, यानी उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता जितना बाहरी भाग होता है। और यह पीले रंग का, यानी पीला रंग का जो है मध्य भाग होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे आंतरिक भाग का। तो देखिए मोमबत्ती का जो आंतरिक भाग होता है यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, यानी आंतरिक भाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण यहाँ पे मोम का जो है दहन नहीं होता है, यानी यहाँ मोम का जलने की प्रोसेस नहीं हो पाता है, और जिसके कारण इसका जो सबसे आंतरिक भाग होता है वो सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कलर की बात करें तो अंदर तो जनरली बत्ती वाला चीज़ ही बच जाता है, और इसका कलर जो है काला रंग का होता है आंतरिक भाग का। ठीक है, तो इस प्रकार मोमबत्ती के ज्वाला में मेनली 3 पार्ट हुआ, और ये तीनों पार्ट को हम आपको समझाएं तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं,
और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। इस वीडियो में हम लोग पहले चैप्टर के जो भी थ्योरिकल कॉन्सेप्ट्स था उसको हम लोग पढ़ लिए, और अगले वीडियो में इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका हम प्रैक्टिस कराएंगे, और तब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा।